जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल जेआरएस पे। दोस्तों, आज 26 अप्रैल से 2 मई के बीच के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। न केवल हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, साथ में हम इसकी व्याख्या भी करते हुए चलेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को और ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान के लिए किया गया था? ऑप्शंस है 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर होगा 4। व्याख्या देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने कावेरी जल प्राधिकरण का गठन 2018 में किया था। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था। तो राज्य कौन कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और पुदुचेरी। ठीक, तो कावेरी जल विवाद किनके किनके बीच में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। ध्यान रखिएगा। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जो पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था, को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। अगला क्वेश्चन है 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है? ऑप्शंस है बिहार, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। अब व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, यानी छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। देश भर में मनरेगा के तहत कार्यरत कुल 77,85,000 मजदूरों में 18,51,000 मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं, जो कुल श्रमिकों का 24% है। राजस्थान कुल मजदूरों की संख्या के 14% के साथ दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश कुल मजदूरों की 12% संख्या के साथ तीसरे स्थान पर है। आइए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। टी त्रिमूर्ति को किस वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और चौथा है ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र। आंसर इसका होगा संयुक्त राष्ट्र। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी टी त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। टी त्रिमूर्ति सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे, जो इसी महीने यानी अप्रैल में रिटायर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? रस, कुश, कोविड, यस। ये ऑप्शंस थे आपके, रस, कुश, कोविड और यस। इसका आंसर होगा यस। ठीक, YASH, यस। 30 अप्रैल 2020 को यस कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया। यस का पूर्ण रूप है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा समुदायों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? ऑप्शंस है 4, 8, 6, 5। इसका आंसर होगा 8। व्याख्या देखते हैं। 8 कोर उद्योगों का मासिक सूचकांक एक उत्पादन मात्रा सूचकांक है। इस सूचकांक में कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद,
उर्वरक, सीमेंट, बिजली जैसे चयनित 8 उद्योगों के उत्पादन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से भारत को $3 मिलियन सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन। इसका आंसर है अमेरिका। पहल यानी पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गिविटी। अमेरिका की USAID और भारत नई दिल्ली स्थित कंपनी IPE ग्लोब के बीच एक सहयोगी परियोजना है। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को पहले $5.9 मिलियन की सहायता के अलावा $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? डैशबोर्ड का नाम है प्रकृति। ऑप्शंस है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर और IIT रुड़की। इसका आंसर होगा IIT दिल्ली। प्रकृति का फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? ऑप्शन है आपके जयपुर, पटना, लखनऊ, नई दिल्ली। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? ऑप्शंस है रूस, ब्रिटेन, जापान, नेपाल। आंसर होगा इसका ब्रिटेन। यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। राज्य मतलब ब्रिटेन। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक की ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निक नेम क्या था? ऑप्शन है आपके चिंटू, गुल्लू, मिमी, टीटू। आंसर होगा चिंटू। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्हें बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग यानी बोलकर निर्देश देने से संबंधित वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? ऑप्शन है आपके ICICI बैंक, SBI बैंक, केनरा बैंक, PNB बैंक। इसका आंसर है ICICI बैंक। इस बैंक ने ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। इससे फिर से सुन लीजिएगा, इससे बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। ठीक, अगला पॉइंट इसका देखते हैं। अमेजन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ
स्पीकर जैसे उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनने, समाचार सुनने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि उसने अपने कृत्रिम मेधा पर आधारित चैटबॉट आईपॉल को अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। इससे अब उसके ग्राहक बोलकर बैंकिंग सेवाओं को निर्देश दे सकेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कावेरी जल प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय। इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? ऑप्शंस है विजय मूले, मीरा सान्याल, सुरेश एन पटेल, विजय सचदेवा। इसका आंसर होगा सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में इस पद के लिए पटेल के नाम की सिफारिश की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान हाल ही में फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ऑप्शंस आपके हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, कोविड-19, लंग्स कैंसर और ल्यूकेमिया कैंसर। इसका आंसर होगा न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, रूस, चीन। इसका आंसर है भारत। भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है। भारतीय मुक्केबाजी संघ मेजबानी की फीस नहीं भर सका था, लिहाजा अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने साल 2017 में किया गया करार तोड़कर अब सर्बिया को मेजबानी सौंपी है, यानी कि 2021 की जो मेजबानी भारत को मिली हुई थी, अब उसकी मेजबानी करेगा सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? ऑप्शन है 1.2%, 0.9%, 2.2%, 0.2%। इसका आंसर है 0.2%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया है, जबकि मार्च में उसने 2.5% वृद्धि दर रहने की उम्मीद जताई थी। हालांकि मूडीज ने 2021 में यह वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान जताया है। वहीं मूडीज ने कहा है कि साल 2020 में चीन की वृद्धि दर 1% रह सकती है, तो 2020 में भारत की वृद्धि दर 0.2 और वहीं चीन की 2020 में 1% रह सकती है, जबकि 2021 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका आंसर होगा भारत। अब देखिए व्याख्या में ध्यान रखिएगा, इस लोन का इस्तेमाल भारत संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये जो लोन मिल रहा है एडीबी से भारत को, इसे वायरस के संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये दे रहा है एडीबी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। ऑप्शन है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। आंसर होगा 50 लाख रुपए। व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर मुआवजे की यह घोषणा 30 सितंबर 2020 तक के लिए है। यानी जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होगी वो मृत्यु 30 सितंबर 2020 तक की है। ठीक, इसके बाद की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यानी 30 सितंबर तक की में अगर ये घटना घटी तब तक के लिए ही है होगा ये। अगला पॉइंट देखिए इसका। जहाजरानी मंत्रालय ने इस संबंध में एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि बंदरगाह द्वारा सीधे अनुबंध पर रखे गए और अन्य ठेका कर्मचारी सहित सभी बंदरगाह कर्मचारियों को ये सुविधा उपलब्ध होगी। यानी मृत्यु पर 50 लाख रुपए मिलेंगे। 30 सितंबर 2020 तक पहले मृत्यु होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 मार्च, 20 फरवरी, 29 अप्रैल और 21 मई। इसका आंसर होगा 29 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 से हुई थी। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया है। जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की स्मृति में, ध्यान से सुनिएगा, जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 29 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है। ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यानी शहरी महिलाएं मास्क बनाएंगी और गवर्नमेंट उन्हें कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कुछ एक नंबर दिया गया, उस पर कॉल करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा काम करने का। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। 5 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल। ये थे आपके ऑप्शंस। आंसर होगा 3 साल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग की शिकायत न करने के आरोप में पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगा दिया। अकमल पर आरोप था कि सट्टेबाजों ने मैच फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी बोर्ड को नहीं दी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश को मानवाधिकार आयोग ने बताया कि
नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा। किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी? ऑप्शन है इराक, ईरान, सऊदी अरब, रूस। इसका आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी। आदेश के मुताबिक इसकी बजाय उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में अधिकतम 10 साल की सजा होगी। यानी सऊदी अरब में नाबालिग रहते हुए बच्चों, जो नाबालिग बच्चे हैं अपराध करते हैं, अब उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है पहला, तीसरा, चौथा, छठा। इसका आंसर होगा तीसरा। व्याख्या देखते हैं। अमेरिका, चीन, भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल है। विश्व सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है, जबकि चीन दूसरा और अमेरिका पहले नंबर पर बरकरार है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले 3 देशों में 2 देश एशिया के ही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चीन, रूस। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। हाल के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं रणनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग अधिक मजबूत हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है। तो ऑप्शन आपके हैं राहुल सचदेवा, अमृता सिंह, राहुल त्यागी और मनीषा सिंह। आंसर होगा मनीषा सिंह। मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं। मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसमें 36 देश शामिल हैं। OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो OECD ध्यान रखिएगा, OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, भारत, अमेरिका। इसका आंसर है भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय कोठारी, अशोक मलिक, कपिल देव त्रिपाठी, राहुल सचदेवा। आंसर है संजय कोठारी। संजय कोठारी इससे पहले राष्ट्रपति के सचिव थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख का पद केवी चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2019 से ही खाली पड़ा था। संजय कोठारी हरियाणा कैडर में साल 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व संपदा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 फरवरी, 20 मार्च, 26 अप्रैल,
10 मई। इसका आंसर होगा 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और संरचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 मई, 25 अप्रैल, 10 जनवरी, 25 मार्च। इसका आंसर होगा 25 अप्रैल। इस दिवस को मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मलेरिया से लोगों को जागरूक और उनकी जान की रक्षा करना है। किस राज्य में फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा। किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, असम, तमिलनाडु। इसका आंसर होगा असम। व्याख्या देखते हैं। क्लासिकल स्वाइन बुखार को हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। हॉग हैजा, ध्यान रखिएगा, क्लासिकल ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हॉग हैजा यह एक संक्रामक बुखार है जो सुअरों के लिए जानलेवा साबित होता है। स्वाइन फ्लू से मनुष्य संक्रमित होते हैं, जबकि इसके विपरीत क्लासिकल स्वाइन फ्लू से केवल सुअर ही संक्रमित होते हैं। समय रहते सुअरों के उचित टीकाकरण से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए 1964 में यूके आधारित एक लेपिनाइज्ड क्लासिकल स्वाइन बुखार वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खुंगजोम दिवस मनाया जाता है? खुंगजोम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं मणिपुर, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान। इसका आंसर होगा मणिपुर। इस दिवस का आयोजन वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया जाता है। एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य तथा मणिपुर साम्राज्य के मध्य एक सशस्त्र संघर्ष था, जो कि 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 के बीच लड़ा गया था। एंग्लो मणिपुर युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी। यह युद्ध मणिपुर के खुंगजोम की खेवा पहाड़ियों पर लड़ा गया था और इसलिए इस दिवस का नाम खुंगजोम दिवस पड़ा। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम, बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोविड फार्मा नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से राज्य में दवा की दुकानों से खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार की दवा खरीदने वालों पर नजर रखी जाएगी। इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वालों से फोन नंबर आदि सहित अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना देगा। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार मौजूदा परिस्थिति में इससे उन लोगों का पता लगाने में आसानी होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हर हफ्ते, इस हफ्ते तो मैं पूरे एक हफ्ते की सीरीज लेके आया था, लेकिन अगले हफ्ते से हम हफ्ते में 2 बार करंट अफेयर्स की वीडियो डाला करेंगे, यानी बनाया करेंगे और आपके सामने उपस्थित होंगे करंट अफेयर्स के साथ। ठीक, तो हफ्ते में 2 बार। तो दोस्तों आज
के सेशन का यही समापन होता है। सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।